एक शहर में दो भाई रहते थे। दोनों शक्ल से भी अच्छे थे और नीयत के भी साफ थे। शिकार का शौक दोनों को एक जैसा था और साथ रहने की आदत भी ऐसी के जहाँ जाते इकट्ठे जाते। लोग देखकर रश्क से कहते, भाई हूं तो ऐसे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि आज शिकार खेलते हैं। घोड़े तैयार किए, हथियार संभाले और जंगल की तरफ निकल गए। काफी देर घूमने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। छोटे भाई ने तीर चलाया मगर निशाना चूक गया। हिरन फौरन भागा और दोनों ने घोड़े उसके पीछे भगा दिए। वो मुसलसल उसका पीछा करते रहे। हिरन ने काफी मुकाबला किया और अपनी जान बचाने के लिए जितना भाग सकता था भागा, लेकिन उसका पीछा करने वाले दोनों भाई भी मामूली नहीं थे और बहुत अच्छे शिकारी थे और आसानी से हार मानने वाले भी नहीं थे। शाम के करीब बड़े भाई ने तीर चलाया। हिरन लड़खड़ाया और गिर पड़ा। दोनों घोड़ों से उतरे और शिकार कर लिया। सारा दिन दौड़ने से घोड़े भी हाँप रहे थे और वो दोनों भाई भी टूट चुके थे। भूख और प्यास अलग, जिस्म की थकन अलग। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां जमा की और आग जलाई। शिकार किए हुए हिरन को ज़बा किया और गोश्त के कबाब बनाए। करीब एक तालाब था। दोनों ने खुद भी पानी पिया और घोड़ों को भी पिलाया। खाना खाने और पानी पीते ही एक काहली सी महसूस होने लगी। रात भी हो चुकी थी तो वहीं रुकने का सोच लिया। उन्होंने घोड़ों की लगामें एक दरख्त से बांध दी। फिर चांदनी रात में थोड़ा टहलने लगे। छोटा भाई अपनी समझदारी की वजह से मशहूर था और बड़े भाई को उसकी अक्लमंदाना बातें सुनकर मजा आता था। इसलिए जब भी मौका मिलता वो छोटे भाई से सवाल जवाब करता रहता और उसकी अक्लमंदी देखकर हैरान और खुश होता। बड़े भाई को आज फिर मौका मिल गया, इसलिए उसने छोटे भाई की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, चलो आज फिर तुम्हारी अक्ल देखते हैं। फिर इसने पूछा, चलो बताओ कि हम अपने शहर से कितने फासले पर हैं और अभी हमारा रुख किस समत की तरफ है। फिर एक और सवाल किया, कबाब हमने पहले भी खाए हैं मगर आज जो मज़ा आया वो पहले क्यों नहीं आया। छोटा भाई हंसा, जैसे उसे ये सब बहुत आसान लग रहा हो। इसने कहा, फासला अंदाज़ा से 100 कोस के करीब है। मेरा घोड़ा पूरा दिन तेज दौड़े तो इतना चल लेता है, इसी से हिसाब लगाया। और समत सितारों से मालूम होती है और इस वक्त हम मशरिक की तरफ चल रहे हैं। फिर उसने कबाब वाले सवाल पर कहा, आज भूख बहुत थी इसीलिए मज़ा ज़्यादा लगा। भूख में सादा चीज़ भी बहुत मज़े की लगती है। बड़ा भाई सर हिलाकर बोला, वाकई तुम्हारी समझ कमाल है। छोटे भाई ने उसी वक्त एक बात और कह दी। आवाज़ बहुत पुरसुकून थी मगर जुमला अजीब था। उसने कहा, कल सुबह तक गैब से ऐसी चीज़ मिलने वाली है कि हम अपनी सारी फिक्र भूल जाएंगे। बड़ा भाई चौंका, ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हें ये कैसे मालूम? छोटा भाई मुस्कुरा दिया और उसने कहा, सोचो हमने आज मुश्किल सफ़र किया, भूखे प्यासे रहे, फिर भी दिल खुश है। इस खुशी के पीछे कोई वजह है और कल वो वजह सामने आ जाएगी। बड़ा भाई खामोश हो गया। दोनों फिर कुछ देर टहले, फिर आराम का सोचा। छोटे भाई ने कहा, ये जंगल खतरनाक है, दरिंदे होंगे। अगर हम दोनों सो गए तो मसला हो सकता है। ऐसा करते हैं, आधी रात तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। फिर मैं सो जाऊंगा और तुम जाग लेना। बड़े भाई को बात पसंद आई। वो लेट गया और सो गया। छोटा भाई हथियार हाथ में लेकर पास ही बैठ गया। कुछ देर बाद वो टहलने लगा, कभी आग को देखता, कभी दरख्तों की तरफ। रात गहरी हो गई और उसी वक्त उसे एक दरख्त पर दो जानवरों जैसी आवाज़ें सुनाई दी। वो आपस में बातें कर रहे थे। छोटा भाई उनकी बोली समझता था। वो रुक गया और कान लगा दिए। एक ने कहा, जो मेरा गोश्त खाएगा उसके मुंह से लाल निकलेंगे और हर महीने एक लाल निकला करेगा। दूसरे ने कहा, और जिसने मेरा गोश्त खाया वो उसी दिन बादशाह बन जाएगा। छोटे भाई की आंखें चमक उठी। उसने फौरन तीर कमान संभाला। 2 तीर एक साथ चलाए और दोनों नीचे गिर गए। उसने जल्दी से उन्हें काट कर तैयार किया। बची हुई लकड़ियां आग में डाली और दोनों के गोश्त के कबाब बना लिए। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। वो इतना खुश था कि पूरी रात जागता रहा। उसने बड़े भाई को जगाया भी नहीं। उसके ज़हन में बस एक ही ख्याल था,
कल सुबह सब बदल जाएगा। सुबह हुई तो बड़ा भाई जागा। उसने देखा छोटा भाई बैठा है। छोटे भाई ने रात के बनाए कबाब उसके सामने रख दिए। बड़ा भाई बगैर सवाल किए खा गया। ना उसने पूछा ये कहाँ से आए और ना ही ये पूछा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। दोपहर के करीब छोटे भाई के साथ वो वाकया हुआ जिसने उसका दिल एक लम्हे को लर्जा दिया। उसके मुंह से वाकई एक लाल निकला। वो चंद सेकंड बस इसे देखता रह गया। फिर उसने लाल उठाया और बड़े भाई के सामने रख दिया और उसे रात की सारी बात सुना दी कि कैसे उसने परिंदों को बातें करते सुना और उनका शिकार करके उनके कबाब बना लिए। वो बड़े सुकून से बोला, ये सब देखकर मुझे लगता है बादशाह बनना तुम्हारी किस्मत में है। ये लाल तुम्हारी नजर है। बड़ा भाई हैरान भी था और खुश भी। फिर उसने कहा, सामने कोई आबादी लग रही है, मैं वहां जाता हूँ और ये लाल बेचकर वापस आता हूँ। शहर ले जाएंगे तो लोग शक करेंगे, किसी हाकिम को खबर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी, कहीं कोई हमें चोर ना समझ ले। ये कहकर वो आबादी की तरफ चल दिया। जब वो आबादी के करीब पहुंचा तो वहां अजीब हुजूम था। लोग दरवाजे पर खड़े थे जैसे किसी का इंतजार हो। असल में उस रियासत में एक रिवाज था, जब बादशाह फौत होता तो दफन के बाद अगली सुबह लोग शहर के दरवाजे पर आते और जो पहला मुसाफिर अंदर दाखिल होता वो उसे बादशाह बना लेते। उससे एक दिन पहले वहां के बादशाह की मौत हुई थी और वो हुजूम उसी रस्म के लिए जमा था। जैसे ही बड़ा भाई दरवाजे के करीब आया, लोगों ने इसे घेर लिया, अदब से सलाम किया, शाही तख्त पर बिठाया। खुशी के नारे, साज और जुलूस, सब कुछ एकदम हो गया और वो बस देखता रह गया कि ये क्या हो रहा है। पहला दिन इसी हंगामे में निकल गया। उसे अपने भाई का ख्याल ही ना रहा। दूसरे दिन उसे याद आया तो फौरन सिपाही भेजे। उसने जगह बताई और कहा, वहाँ एक नौजवान और 2 घोड़े होंगे, फौरन ले आओ। सिपाही गए, जंगल छाना, मगर ना नौजवान मिला ना घोड़े। वो खाली हाथ लौट आए। बादशाह के दिल में उदासी और डर आ गया कि मालूम नहीं कि इसका भाई कहाँ होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। अब छोटे भाई का हाल देखो, उधर जंगल में। छोटा भाई जब अपने बुरे भाई के इंतजार में बैठा था कि बड़ा भाई वापस आए, कि अचानक उसके पीछे से एक बहुत बड़ा खौफनाक परिंदा नुमा जानवर झपटा और अगले ही लम्हे उसे अपने पंजों में उठाकर आसमान की तरफ ले गया। छोटा भाई चीख भी ना सका, बस उसे लगा जैसे सांस रुक गई हो। वो जानवर उसे बहुत दूर तक ले गया, इतना दूर के नीचे सब कुछ नुक्ता सा लगने लगा। कुछ देर बाद वो थका तो एक दरख्त पर बैठ गया। दरख्त एक कुएं की मंडेर के पास था और जैसे ही जानवर ने पंजे डीले किए, छोटा भाई फिसलकर सीधा कुएं में जा गिरा। अजीब बात ये थी कि ना पंजों से कोई बड़ी चोट आई, ना कुएं में गिरने से जान गई, क्योंकि कुएं के अंदर पानी मौजूद था और छोटा भाई उसी के अंदर गिरा था। छोटे भाई की किस्मत अच्छी जो वो उस खतरनाक परिंदे से बच गया। ऊपर वो जानवर कुछ देर रुका, फिर उड़ गया और छोटा भाई अंधेरे कुएं में पड़ा रह गया। उसी दिन उधर से एक काफिला गुजरा। लोगों ने पानी के लिए कुएं के अंदर रस्सी और डोल डाला। छोटे भाई ने मौका देखा और फौरन डोल में बैठ गया। जब डोल ऊपर आया तो पानी की जगह एक नौजवान था। काफिले वाले हैरान रह गए। उन्होंने उसे सरदार के सामने पेश किया। सरदार ने हाल पूछा। छोटे भाई ने असल सच नहीं बताया। वो समझदार था। उसने हालात देखकर अपने से एक कहानी बना ली और सुना दी और कहा कि सफर में था और अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। सरदार उसकी बातों से मुतमईन हो गया और उसे अपनी खिदमत में रख लिया। फिर कुछ देर बाद काफिला आगे बढ़ा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। पूरा महीना गुजर गया और एक दिन छोटे भाई के मुंह से लाल निकला। इत्तेफाक से सरदार ने वो मंजर अपनी आंखों से देख लिया। उसके दिल में फौरन लालच आया और वो कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे पर खुशी थी, मगर आंखों में कोई और हिसाब किताब चल रहा था। उसे लगा कि शायद ये लाल इसने अपने मुंह में छुपाया हो और इसने असल राज जाने बगैर ही वो लाल छीनने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। वो सोचने लगा, ऐसा लाल बहुत कीमती होगा, लेकिन वो ये लाल हासिल कैसे करेगा। उसी रात उसने छोटे भाई को कैद करा दिया
और अगले दिन उसे शहर के कोतवाल के पास भेज दिया। उसने कहा, ये मेरा गुलाम है, इसने मेरा कीमती लाल चरा लिया है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए और मेरा लाल मुझे वापस दिलाया जाए। कोतवाल ने काजी को बताया। काजी ने कहा, चोरी की सजा हाथ काटना है। सरदार के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। इसे लगा अब हाथ कटेगा और लाल इसके पास आ जाएगा। मगर उस शहर में एक और दस्तूर था। किसी को सजा देने से पहले मामला बादशाह की बेटी के पास जाता था। वो मुल्जिम को बुलाती, दोनों तरफ की बात सुनती और फिर फैसला करती। लोग उसे बहुत समझदार मानते थे। बादशाह बूढ़ा था और उसके बाद तख्त की वारिस भी वही थी, इसीलिए इसे फैसलों की आदत डाली गई थी। छोटे भाई का मुकदमा भी उसी के पास पहुंचा। उसने सरदार और छोटे भाई दोनों को बुलाया। पहले सरदार ने वही बात दोहराई, फिर उसने छोटे भाई से कहा, अब तुम बोलो। छोटे भाई ने अजीब जवाब दिया। वो बहुत धीमी आवाज में बोला, जो इसने कहा वही सच है। वो सुनकर शहजादी चौंकी, क्योंकि चोर आमतौर पर अपने जुर्म को मानते नहीं, और ये नौजवान अपनी सादगी और मासूमियत की वजह से चोर नहीं लग रहा था। शहजादी ने काफी गौर से जायजा लिया और फिर कुछ सोचा, फिर सरदार से कहा, तुम कल आना, ये नौजवान आज हमारे पास रहेगा। सरदार हैरान हुआ कि फैसला अभी क्यों नहीं किया गया, लेकिन सामने शहजादी थी, इसलिए बहस नहीं कर सकता था। कुछ सोचते हुए खामोशी से वापस आ गया। आधी रात के करीब शहजादी छोटे भाई के पास खुद गई। उसके पास बैठी उसको गौर से देखते हुए बोली, तुमने जुर्म माना है, मगर मुझे लगता है बात कुछ और है। अगर सच बताओगे तो मैं इंसाफ कर सकूंगी। छोटे भाई ने फिर कोई चाल नहीं चली। उसने शुरू से आखिर तक सब सुना दिया। शिकार, जंगल, परिंदों की बातें, मुंह से लाल का निकलना, बड़े भाई का जाना, फिर वो खौफनाक जानवर और कुएं में गिरना, और फिर काफिला, सफर, सरदार की लालच, सब सच सच बता दिया। शहजादी खामोशी से सुनती रही। बात खत्म हुई तो वो उठकर चली गई, मगर जाते हुए उसकी आंखों में फैसला साफ था। अगले दिन उसने बादशाह के सामने बात रखी। उसने कहा, ये मामला हाथ काटने से हल नहीं होगा। सच जानना है तो 1 महीना इंतजार करना होगा। अगर ये नौजवान अपने मुंह से एक और लाल निकाले तो साबित हो जाएगा कि इसकी बात सच्ची है। बादशाह उम्र रसीदा था, मगर बेटी की समझ पर उसे यकीन था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। महीना पूरा हुआ। दरबार भर गया। लोग देखने आए। छोटे भाई को लाया गया और फिर सबके सामने उसके मुंह से दूसरा लाल निकला। हुजूम में सरगोशियां दौड़ गई। सरदार का रंग उड़ गया। बादशाह ने उसी वक्त सरदार का माल छोटे भाई को दिलवाया और सरदार को सजा देकर शहर से निकलवा दिया। इसके बाद छोटा भाई दरबार में रहने लगा। उसकी बातों में वजन था, उसकी समझ में ठहराव था। बादशाह उसकी अक्लमंदी की वजह से उसे करीब रखने लगा और वो हर महीने एक लाल बादशाह के सामने रख देता। वक्त गुजरा तो बादशाह ने मशवरा करके अपनी बेटी की शादी उसी से कर दी। शहर में जश्न हुआ। दरबार सजा। दूर दूर से सफीर आए। उसी जश्न में एक सफीर ऐसा भी था जो एक दूसरी सल्तनत के बादशाह की तरफ से आया था। बातों में हीरे जवाहरात का जिक्र निकला। इस सफीर ने कहा, हमारे बादशाह के पास एक ऐसा लाल है जैसा कहीं नहीं। ये सुनकर यहाँ के बादशाह ने हंसते हुए वो सारे लाल मंगवा लिए जो उस नौजवान ने वक्त के साथ दिए थे। सफीर ने देखा तो दंग रह गया। वो बोला, ये तो वही रंग, वही चमक, बस फर्क ये है कि हमारे यहाँ एक है और यहाँ बहुत से। ये कहाँ से आए? बादशाह ने इशारा किया, ये हमारा दामाद है और ये हर महीने अपने मुंह से एक लाल निकालता है। सफीर ने नौजवान को गौर से देखा। उसके चेहरे में उसे अपने बादशाह जैसी मुशाबहत महसूस हुई। वो खामोश रहा, मगर बात दिल में बिठा ली। सफीर वापस गया तो उसने अपने बादशाह को सब बताया। बादशाह ये सुनते ही जैसे अंदर से कांप गया। उसे फौरन समझ आ गई कि वो नौजवान उसका बिछड़ा हुआ भाई हो सकता है। उसने दूसरे बादशाह को खत लिखा, हमें आपके दामाद को देखने का शौक है, हम उसकी दावत करना चाहते हैं। अगर वो चंद दिन हमारे साथ गुजारेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और साथ एक खत उस नौजवान के नाम भी। उसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी।
और आखिर में बस इतना लिखा कि बादशाह बनने के बाद भी भाई की जुदाई का गम नहीं जाता। सफ़ीर खत लेकर रवाना हुआ। नौजवान ने खत पढ़ा तो उसके अंदर जैसे आग लग गई। वो उसी दिन इजाज़त लेकर निकल पड़ा, अपनी बीवी को भी साथ लिया और एक जहाज में सवार हो गया जो उसके भाई के शहर की तरफ जा रहा था। वो इतना बेकरार था कि उसे रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। वो जल्दी से उड़कर अपने बड़े भाई के पास जाना चाहता था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अभी वो शहर से कुछ ही फासले पर था कि समंदर में शदीद तूफान आ गया। जहाज टूट गया। हर तरफ अंधेरा, शोर, पानी। किसी को किसी की खबर ना रही। उधर भाई के महल में इस्तकबाल की तैयारियां थीं। अचानक खबर आई कि जहाज डूब गया है। बादशाह ने फौरन सवार दौड़ाए कि जो मिले फौरन ले आओ। कोशिशों के बाद सिर्फ बीवी मिल सकी। नौजवान का कोई पता ना चला। सबने यही समझा कि वो डूब गया, मगर वो जिंदा था। वो एक तख्ते के सहारे बहता रहा। कई दिन भूखा प्यासा, हालत खराब। फिर एक किनारे लगा। वहीं से पूछता पूछता इस शहर तक पहुंच गया जहां उसका भाई बादशाह था। वो शहर के दरवाजे पर गया और कहा, बादशाह को इत्तला दो, मैं उसका भाई हूँ। वहाँ सब बादशाह के भाई के बारे में जानने लगे थे और इस बात से भी आगाह थे कि वो बादशाह से मिलने आ रहा था, लेकिन उसका जहाज समंदरी तूफान में डूब गया था। इसीलिए सिपाहियों ने फौरन अंदर खबर पहुंचा दी। बादशाह ने भी देर किए बगैर फौरन हुक्म दिया कि उसे जल्दी से मेरे पास ले आओ। दरबार में नौजवान आया। लंबी जुदाई और सख्ती ने उसकी शक्ल बदल दी थी। उधर बादशाह भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। बादशाह बनने के बाद वो काफी बदल गया था। वो उसे देखकर पहचान ना सका। उसने पर्दे के पीछे बैठी औरत से कहा, देखो, क्या ये तुम्हारा शौहर है? औरत ने पर्दे के पीछे से देखा। वो भी ठिठक गई, क्योंकि सफर की हालत ने उसकी हालत अच्छी खासी खराब कर दी थी और वो पहचाना नहीं जा रहा था। वो शशुपंज में मुब्तला हो गई। नौजवान ने धीमी आवाज कहा, आज मेरे मुंह से लाल निकलने का दिन है। बस थोड़ा वक्त रह गया है। जब वो निकल आएगा तो सब समझ जाएंगे। बादशाह के दिल में कुछ यकीन आया। उसी लम्हे पर्दे के पीछे से औरत की आवाज आई, एक बात बताओ, ऐसी चीज कौन सी है जो दुनिया के हर मजहब का इंसान खाता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या यहूदी, मगर अगर उसका सर काट दिया जाए तो कोई नहीं खाता, और अगर कोई खा ले तो फौरन मर जाता है। नौजवान ने बगैर घबराए जवाब दिया, वो कसम है। बड़े भाई को कुछ समझ ना आई कि वो पूछ क्या रही है और ये बता क्या रहा है। फिर छोटे भाई ने समझाया, हर कोई कसम खाता है। अगर कसम का सर यानी काफ हटा दे तो सिम रह जाता है और वो जहर है। पर्दा हटा। औरत सामने आ गई और एक बिछड़े हुए मियाँ बीवी मिल गए। बादशाह अभी कुछ समझ ही रहा था कि वक्त पूरा हुआ और नौजवान ने सबके सामने मुंह से लाल निकाल कर पेश कर दिया। बस फिर किसी शक की गुंजाइश ना रही। बादशाह ने तख्त से उतरकर उसे गली लगा लिया और वो दोनों देर तक खामोश रहे, जैसे बरसों बाद बाहर एकदम लौट आई हो। इसी खुशी में महल में शोर माच गया और बाद में मामलात ऐसे जुड़ते गए कि सब कुछ अपनी जगह आ गया। नौजवान अपनी बीवी के साथ वापस भी चला गया। वहाँ बूढ़े बादशाह के बाद उसी को तख्त मिला और वो हर महीने एक लाल अपने पास रखता और अगले महीने वाला लाल अपने भाई को भिजवा देता। लोग उसे लाल वाला बादशाह कहने लगे और दोनों भाइयों के खजाने आखिर तक इसी निशानी से भरे रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।